Hello everyone and welcome again. So today we will discuss the most important topic of nuclear physics, that are nuclear model. So why they are most important? क्योंकि इन मॉडल्स में से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा. अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स वाली बुक में से बात करें, ठीक है, तो उसमें से इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल का हो, चाहे शेल मॉडल का हो, चाहे वो किसका हो, कलेक्टिव मॉडल का. ठीक है, तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है. कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने एक पॉइंट और एक फॉर्मूला अगर मिस कर दिया तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो टॉपिक इज न्यूक्लियर मॉडल्स. न्यूक्लियर मॉडल बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के हैं: लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल एंड कलेक्टिव मॉडल. सबसे पहले कौन सा था? लिक्विड ड्रॉप मॉडल. जब लिक्विड ड्रॉप मॉडल कुछ पॉइंट्स की वजह से फेल हो गया, उसके बाद आया हमारे पास शेल मॉडल. अब जब शेल मॉडल की भी कुछ ड्रॉबैक्स थी, तब तीसरा मॉडल कौन सा आया? कलेक्टिव मॉडल. सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. इसमें आगे फॉर्मूलाज आएंगे, आपको वो मिस नहीं करने हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज लिक्विड ड्रॉप मॉडल. लिक्विड ड्रॉप मॉडल की सबसे पहले हम करेंगे अजम्पशंस, उसके बाद हम फाइंड करेंगे सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी और यू कैन से सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन. ठीक है, so let's see the assumptions of liquid drop model. This model was first proposed by Neil Bohr and F. Kalker in 1937. ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन अ लिक्विड ड्रॉप एंड अ न्यूक्लियस. ठीक है, सो लेट्स सी द सिमिलैरिटी बिटवीन न्यूक्लियस एंड अ लिक्विड ड्रॉप. द फर्स्ट पॉइंट इज, अगर हम डेंसिटी कंसीडर करें तो हमने न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज में फाइंड किया था कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है दैट इज अ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज गिवन 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सिमिलरली लिक्विड की भी जो डेंसिटी होती है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, और हमें पता है कि अगर हम वाटर की डेंसिटी मेजर करें दैट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, सो सेकंड पॉइंट इज, जैसे न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट रहती है, वैसे ही लिक्विड ड्रॉप में जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट. थर्ड पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी इज द रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, कि जैसे न्यूक्लियस शो करता है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज न्यूक्लियस कब शो करता है? जब वो अनस्टेबल होता है. सिमिलरली जैसे अगर न्यूक्लियस की हम रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो लिक्विड ड्रॉप में वो उसकी सिमिलैरिटी किसके साथ होगी? इवेपोरेशन ऑफ ड्रॉप के साथ. ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस. जैसे टू लाइट न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होके क्या बनाते हैं? कंपाउंड न्यूक्लियस बनाते हैं. वैसे ही कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मीन्स ये दोनों प्रॉपर्टीज आपस में क्या है? सिमिलर है. जैसे न्यूक्लियस में कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है, वैसे लिक्विड ड्रॉप की क्या होती है? कंडेंसेशन होती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल. ठीक है, द न्यूक्लियस इज सपोज्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप इन स्टेबल स्टेट. ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या अज्यूम करता है कि जो न्यूक्लियस है दैट विल बी इन स्फेरिकल इन शेप और वो स्टेबल स्टेट में होगा. ठीक है, जस्ट एज लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्सेज. जैसे लिक्विड ड्रॉप भी क्या होती है? स्फेरिकल होती है, और वो किसकी वजह से स्फेरिकल होती है? ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्सेज. दैट मीन्स कि जो सरफेस टेंशन के इफेक्ट्स हैं लिक्विड ड्रॉप के लिए दैट आर एनालॉगस टू द पोटेंशियल बैरियर इफेक्ट्स इन न्यूक्लियस. ठीक है, कि जैसे पोटेंशियल बैरियर इफेक्ट होते हैं न्यूक्लियस में, वैसे ही जो सरफेस टेंशन है वो दोनों आपस में क्या होंगे? एनालॉगस होंगे. सेकेंड इज, हमने किया था कि डेंसिटी न्यूक्लियस की क्या होती है? कांस्टेंट. लिक्विड की भी क्या होती है? कांस्टेंट. बट द डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम इन बोथ. ठीक है, दोनों में जो डेंसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम. बट इसमें एक डिफरेंस क्या आ गया कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, वेयर एज द लिक्विड डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ और यू कैन से टाइप ऑफ लिक्विड ड्रॉप. ये हमने किया था जब हमने न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियर डेंसिटी को फाइंड किया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो मास नंबर होता है या नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं
वो एक दूसरे से कट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स न्यूक्लियर जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है द टाइप ऑफ न्यूक्लियस। बट लिक्विड में क्या होगा कि जैसे लिक्विड चेंज हो जाएगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा, उसकी डेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज like in nucleus molecules in liquid drop interact only with their immediate neighbors। हमें पता है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं दैट आर सैचुरेटेड इन नेचर, ठीक है। सैचुरेशन का मतलब यही है कि वो इमीडिएट नेबर से ही अपने इंटरेक्ट करती हैं, जो दूर होते हैं उनके नेबर्स मीन्स न्यूक्लियॉन्स, उनसे वो इंटरेक्ट नहीं करते। सिमिलरली जैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स इंटरेक्ट करते हैं सिर्फ नेबर से, वैसे ही मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं लिक्विड ड्रॉप में with immediate neighbors, okay। So the last point is binding energy per nucleon is independent of mass number for a nucleus। Similarly heat of vaporization of a liquid is independent of the size of the liquid drop। is clear है कि जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर के, वैसे ही हीट ऑफ वेपोराइजेशन है जो लिक्विड की, वो इंडिपेंडेंट होती है साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉप से। ओके लेट्स स्टार्ट सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी और यू कैन से सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि मैंने मेंशन किया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है इन दिस फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर ए न्यूक्लियस ZA। हम एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी या फिर हम उसका मास फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसमें टोटल 5 टर्म्स होंगी, इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको हर एक टर्म का फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है, बट उसका कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि वो कैसे आया, क्योंकि कई बार होता है क्वेश्चंस में वो सिंगल टर्म का ही फॉर्मूला आपको पूछ लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट टर्म इज वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है। वॉल्यूम एनर्जी क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम इफेक्ट रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम एनर्जी ऑफ द ऑल न्यूक्लियॉन्स, कि न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उन सभी की जो वॉल्यूम एनर्जी है वो रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है दैट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो डेंसिटी हमारे पास होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, इफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वॉल्यूम से, वॉल्यूम के। सो हियर वी राइट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अब मास नंबर है जो न्यूक्लियस के लिए हम वो किसके साथ डिनोट करते हैं, ए के साथ, ठीक है। मीन्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें पता है क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 πr³, ठीक है। सो अगर वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि हम प्रोपोर्शनैलिटी में यूज़ कर रहे हैं तो हम ये कॉन्स्टेंट को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। निगलेक्ट करने का मतलब है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन में ही इंक्लूड हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर r³ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ठीक है, लिख सकते हैं हम ऐसे। नाउ सो दिस इम्प्लाइज कि जो वॉल्यूम एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ठीक है। वॉल्यूम एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे EV के साथ, ठीक है। EV मीन्स V फॉर वॉल्यूम टर्म। अब इससे हमने ये इक्वेशन कैसे लिखी, क्योंकि अभी हमने ऊपर कहा है कि जितना उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वाली टर्म किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, r³ के, तो वॉल्यूम ही उसकी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर EV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज AV, अगेन V इज रिटन फॉर वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास नंबर। जितने भी हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 टाइप्स की एनर्जी हम फाइंड करेंगे, तो उन सभी की वैल्यू किस में होनी चाहिए, मास नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। हेयर AV क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है और AV की वैल्यू कितनी है,
it is 15.75 and this energy is in mega electron volt. ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट टर्म, वॉल्यूम एनर्जी है। तो वॉल्यूम एनर्जी की टर्म हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गई, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ए। ठीक है, अब अगर इसको हम लिक्विड की फॉर्म में अगर उसकी एनालॉगस देखें तो ये क्या होगा, दिस रिप्रेजेंट जो वॉल्यूम एनर्जी न्यूक्लियस की है दैट रिप्रेजेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, किसकी एनालॉगस है ये, हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म में। एंड सो ये क्या है, मास नंबर, तो लिक्विड में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द लिक्विड। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर हम न्यूक्लियर के लिए वॉल्यूम एनर्जी टर्म हम मेज़र कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लिक्विड की है कौन सी एनर्जी होगी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, जैसे ईवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, तो वैसे हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, m, दैट इज मास ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। ओके, द सेकेंड टर्म इज सरफेस एनर्जी। ठीक है, सो सरफेस एनर्जी है दैट इज सिमिलर टू द सरफेस टेंशन इन द लिक्विड। क्या होता है कि लिक्विड के केस में भी ऐसा ही होता है और न्यूक्लियस के केस में भी ऐसा होता है। सी द डायग्राम, डायग्राम में क्या है, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ए मॉलिक्यूल है दैट लाइज इन द सेंटर। ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल सेंटर पे है। और जो बी मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे है, वो सरफेस पे है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो ए मॉलिक्यूल है वो सेंटर में होने की वजह से क्या है, वो चारों तरफ से अदर न्यूक्लियन से सराउंडेड है। ठीक है, वो चारों तरफ से अदर न्यूक्लियन से सराउंडेड है। बट जो बी मॉलिक्यूल है दैट इज सराउंडेड विद न्यूक्लियंस ओनली फ्रॉम इनसाइड, वो सिर्फ अंदर से न्यूक्लियन से क्या है, सराउंडेड है, उसके बाहर कोई भी न्यूक्लियन प्रेजेंट नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इट रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियंस। ये क्या करेगा कि जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या कर देगा, न्यूक्लियंस की रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी करेक्शन टर्म देखेंगे तो करेक्शन टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे ES, दैट इज सरफेस एनर्जी। तो ऑब्वियसली जो सरफेस एनर्जी है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड वी नो दैट न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, सो स्फेरिकल है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr²। ठीक है, अगेन 4π है तो मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन में इंक्लूड कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारा ES इज प्रोपोर्शनल टू r²। अब यहाँ पे छोड़ना नहीं है क्योंकि मैंने आपको लास्ट टर्म में बताया था कि जितनी भी एनर्जीज हैं वो हमें फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ मास नंबर ए। तो इजी है, एज वी नो कि r का रिलेशन क्या होता है, r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। ठीक है, तो यहाँ से r² है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, a⁻2/3। दिस इम्प्लाइज दैट surface energy is directly proportional to a⁻2/3। ठीक है, तो जब हम अगेन प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट होगा AS। ठीक है, a⁻2/3 एंड द वैल्यू ऑफ AS की वैल्यू होती है 17.80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नाउ दिस टर्म विल बी नेगेटिव, ये टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्यों, एक्सप्लेनेशन में हम पहले कर चुके हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स लाइक बी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट होंगे उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्यों, क्योंकि वो आउटर साइड से सराउंडेड नहीं है। ठीक है, तो ये जितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। ठीक है, दैट्स वाई वी हैव मेंशन्ड साइन माइनस साइन हियर। ओके, द थर्ड टर्म इज कूलम एनर्जी। ठीक है, अब नाम हमारे पास यहाँ पे आ गया कूलम, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस की बात करेंगे। तो हमें पता है कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, बट प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब क्या है कि प्रोटॉन जितने भी वहाँ पे Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है,
तो वो पेयर में क्या करेंगे, एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब हुआ कि वो न्यूक्लियस को डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर न्यूक्लियर की शेप डिसरप्ट होती है, वो डिसरप्ट होता है, तो मीन्स उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर से वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है कि जब Z प्रोटॉन्स आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो उनकी कूलम एनर्जी कितनी आएगी। ठीक है, सो अगर कूलम रिपल्शन हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी में से कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस। नाउ द एनर्जी EC, दैट इज कूलम एनर्जी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर ए गिवन प्रोटॉन नंबर Z। ठीक है, क्या मतलब कि अगर सपोज कर लो कि हमारे पास Z एटॉमिक नंबर है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो सपोज कर लीजिए अगर हमारे पास 10 प्रोटॉन्स हैं, तो 10 प्रोटॉन्स के आपस में पॉसिबल पेयर्स कितने बन जाएंगे, एंड द नंबर इज Z into Z minus 1 divided by 2. So this is the possible number of combination for a given proton number. ठीक है, so EC किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, Z into Z minus 1 divided by 2. सेकेंडली कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस होती हैं, मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उनकी रिपल्शन की वजह से, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ठीक है, हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट वेरीज इन्वर्सली विद द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ठीक है, सो कंबाइन कर देंगे हम इन दोनों को, वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, EC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इंटू Z माइनस 1 डिवाइडेड बाय R। अगेन दिस रिलेशन कम्स इन R में हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मास नंबर पे। अगेन वही नो R किसके प्रोपोर्शनल होता है, A रेज टू पावर 1/3 के। ठीक है, तो R की जगह पे यहाँ पे कितना आ गया, A रेज टू पावर 1/3। सो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट का नेम क्या होगा, AC। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ AC इज गिवन, दैट इज 0.71 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ सी हेयर, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। क्यों नेगेटिव साइन आ रहा है ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शंस होंगी, ठीक है, वो न्यूक्लियर की टोटल बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए अटेम्प्ट करेंगी। सो दैट्स वाई नेगेटिव साइन इज हेयर, मीन्स कूलम एनर्जी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओके, द फोर्थ टर्म इज असिमेट्रिक टर्म एंड रिप्रेजेंटेड विद EA। ठीक है, तो देखते हैं ये टर्म क्यों आती है। तो एज द नेम रिप्रेजेंट असिमेट्री, मीन्स वहाँ पे कुछ चीज़ होगी कि जिसमें असिमेट्री होगी, जिसकी वजह से ये बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी की टर्म हमारे पास आ रही है। ठीक है, so the point is due to the asymmetry between number of neutrons and protons and neutrons in a nucleus। तो अब ये हमारे पास टर्म किसकी वजह से आती है, between the asymmetry, due to asymmetry of number of protons and neutrons। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारे पास लाइट न्यूक्लियाई होता है, मीन्स जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं दैट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, बट जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, मास नंबर इंक्रीज हो गया तो सिमेट्री क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। मीन्स अब जो है मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होता जाएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो उनमें जो कूलम रिपल्शंस है वो इंक्रीज होगी। अगर कूलम रिपल्शन इंक्रीज होंगी तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस को तोड़ने की कोशिश करेंगी। तो क्या होता है कि वहाँ पे उस सिमेट्री को बनाने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होने लग जाते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ताकि जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल बना रहे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए ओवर प्रोटॉन्स, दैट इज n-z। ठीक है, तो इन एक्सेस न्यूट्रॉन्स की वजह से हमारे पास कौन सी टर्म आती है, दैट इज असिमेट्रिक टर्म। क्लियर है, तो असिमेट्रिक टर्म भी क्या होगी, ये भी बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है जो न्यूक्लियस की, उसको क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। इसका मतलब ये हुआ जब हम EA की वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ वो भी किसके इक्वल होगी, -a कांस्टेंट हो जाएगा और साथ में साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट ये जो असिमेट्रिक एनर्जी टर्म है दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. द फर्स्ट फैक्टर इज एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स ओवर प्रोटॉन्स, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कितने होते हैं, दैट इज n माइनस जेड. सेकेंड किस पे डिपेंड करती है, दैट इज फ्रैक्शनल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस की भी हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर रहे हैं. तो फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, तो ये होगी ई ए की डिपेंडेंस. अब ई ए प्रोपोर्शनल किसकी होती है, ई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, n माइनस जेड एक्सेस न्यूट्रॉन का स्केयर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास नंबर की. ठीक है, अगेन ये फॉर्मूला हमारे पास अब किस में आ रहा है, n में आ रहा है. n हमें नहीं चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो n को हम चेंज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ a. n क्या होता है हमारे पास, a माइनस जेड. ठीक है, तो ये टर्म बन गई हमारे पास असिमेट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू a माइनस 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाय a. जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा एंड एक कांस्टेंट आ जाएगा a. ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ ए इज 22.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ दिस टर्म इज अगेन नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव क्यों है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज हो जाता है तो वो एक असिमेट्री क्रिएट कर देता है बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो वो ये टर्म भी क्या करेगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है जो न्यूक्लियस की उसको डिक्रीज करेगी. ठीक है, दैट्स वाई नेगेटिव साइन इज हेयर. ओके, द लास्ट इज पेयरिंग एनर्जी दैट इज ई पी. ठीक है, अब पेयरिंग टर्म किसकी वजह से आती है, तो हमें पता है कि न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी है, एक न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब इसमें क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोथ इवन भी हो सकते हैं, वो ऑड भी हो सकते हैं. ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे वेरी करती है, जिस न्यूक्लियाई में इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है, इवन है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, और जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों ही ऑड वैल्यू में है, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी. ठीक है, और इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी किसकी होगी, जिस न्यूक्लियाई में इवन प्रोटॉन, ऑड न्यूट्रॉन, और यू कैन से ओड प्रोटॉन, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे. ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन तीनों में से कि जो न्यूक्लियाई में इवन ऑड या ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनकी स्टेबिलिटी बताइए. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, स्टेबल और अबंडेंट होते हैं. ठीक है, जो ज़्यादा पाए जाते हैं इवन होते हैं. ठीक है, इंटरमीडिएट होती है इवन ऑड की या ऑड इवन की, और सबसे कम होती है ऑड की. ठीक है, सो अब हम कैलकुलेट करेंगे पेयरिंग एनर्जी, और हम इसका एक बॉक्स टेबल करेंगे जिसमें हम करेंगे कि पेयरिंग एनर्जी में दो साइन होंगे, या तो प्लस भी हो सकती है, वो माइनस भी हो सकती है. क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि जो इवन वाले हैं ज़्यादा स्टेबल होंगे, ऑड वाले क्या हैं, वो कम स्टेबल होंगे. ठीक है, तो लेट्स सी द टेबल. So the value of pairing energy is given by plus minus delta divided by a raised to power 3 by 4. ठीक है, सो डेल्टा इज़ अ कांस्टेंट. यहाँ पे हमें और कुछ भी यूज़ नहीं करना, जस्ट हमें ये वैल्यू याद रखनी है. डेल्टा इज़ अ कांस्टेंट हेयर एंड इट्स वैल्यू इज़ 33.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस साइन है, और डेल्टा की वैल्यू भी क्या करती है, वेरी करती है. सो दिस इज़ द टेबल यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, कि अगर इवन होगा तो प्लस साइन कौन सा आएगा, ऑड होगा तो साइन कौन सा आएगा. ठीक है, सो लेट्स सी द टेबल. सो टेबल में हमने 5 टर्म्स बनाई हैं. फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल मास नंबर, डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, एंड द लास्ट वन इज पेयरिंग एनर्जी. ठीक है, सो फर्स्ट है कि इवन जब दोनों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इवन होंगे तो मास नंबर भी इवन होगा. देन डेल्टा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 34, और यहाँ पे साइन किसका आएगा पेयरिंग एनर्जी में, प्लस का. ठीक है, सिमिलरली जब हमारे पास दोनों ऑड होंगे, जेड भी ऑड होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऑड होंगे, तो मास नंबर कितना आएगा, इवन. देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 35, और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी में साइन किसका आएगा, माइनस. ठीक है,
जो बाकी हमारे पास 2 टर्म बच गई जिसमें इवन ऑड का कॉम्बिनेशन होगा, इवन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, या फिर ऑड प्रोटॉन्स एंड इवन न्यूट्रॉन्स। तो देखिए दोनों में डेल्टा की वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी भी 0 आएगी। ओके, सो दिस इज द लास्ट टर्म पेयरिंग एनर्जी। सो हमने 5 टर्म्स कर ली। फर्स्ट था वॉल्यूम एनर्जी, सेकंड था सरफेस एनर्जी, थर्ड था कूलम एनर्जी, फोर्थ था ऑस्मेट्रिक एनर्जी एंड द लास्ट वन इज पेयरिंग एनर्जी। अब इन सभी को हम कंबाइन करके बाइंडिंग एनर्जी का, टोटल बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, ऑन कंबाइनिंग ऑल द टर्म्स वी विल गेट द फाइनल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। So binding energy will be equal to the sum of all the 5 terms. First is volume, second is surface, third is coulomb, fourth is osmometric and the last one is pairing terms. ठीक है, हमने सबकी वैल्यू सब कैलकुलेट कर ली है, तो हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे। देन दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस इज कॉल्ड सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी को किससे डिवाइड करना होता है, मास नंबर से। जब इस टर्म में से हम राइट हैंड साइड में से ए कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये रिमेंबर करना है, दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको पूरा फॉर्मूला तो लर्न करना ही करना है, साथ में आपको इंडिविजुअल टर्म्स भी रिमेंबर करनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में फिर इंडिविजुअल टर्म ही पूछ लेते हैं, ठीक है। ओके, जब आर्टिकल का हमारा नाम था सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग फार्मूला और मास फार्मूला, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी तो हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ द न्यूक्लियस। हमें पता है कि मास ऑफ बाइंडिंग एनर्जी अगर हम सिंपली देखें तो किसके इक्वल होती है, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो उसी फॉर्मूले से हमने मास ऑफ न्यूक्लियस फाइंड कर लिया है, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी हमने फाइंड कर ली है। You can substitute the value of binding energy in this equation, ठीक है, and then we will get the mass of the nucleus. Okay, so this was all about today's lecture. So आज के लेक्चर में हमने किया लिक्विड ड्रॉप मॉडल की assumptions and semi empirical binding formula and mass formula, ठीक है। को पहले फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, फाइंड करना सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपने शायद सुने भी होंगे कि आपको ऑप्शंस दी होती हैं 4 और उनमें से पूछा होता है कि इसमें से मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा होता है, ठीक है। उसमें क्या ऑप्शंस होती हैं, उसमें मास नंबर सेम दिया होता है, एटॉमिक नंबर, कुछ ऐसी ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अब इसमें से कैसे बताएं कि कौन सा न्यूक्लियाई है वो जो ज़्यादा स्टेबल है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, ये जो हमने सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला किया है, इस फॉर्मूले से ही हम डराइव करेंगे, ठीक है, एक रिलेशन, जिस रिलेशन को डायरेक्टली हम यूज़ करके फाइंड करेंगे। जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ देयर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जितना भी आंसर आएगा उसके बेस पे हम बता देंगे कि उसमें से जो आपको ऑप्शन दी गई हैं उसमें से कौन सा न्यूक्लियाई क्या है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आपको ये जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है ये वो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मैंने आपको यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ इनके कॉन्स्टेंट्स की बताई गई हैं, हो सकता है किसी और बुक में या किसी और में कहीं से इनकी वैल्यू क्या करती हैं, वेरी करती हैं, ठीक है। वैसे भी जो हम नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे जिसमें से हम मोस्ट स्टेबल आइसोबार या मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई फाइंड करेंगे, उसमें ये वैल्यूज़ हमें ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, क्योंकि तब वो फॉर्मूला हम डराइव करेंगे सारी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके। क्लियर है? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मेरी मिलती रहे, ठीक है। टिल देन टेक केयर।